बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम चैप्टर 8 में इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। पहले टॉपिक में हमने देखा कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हम कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कर्व जैसी भी हो, आर्क लेंथ का कॉन्सेप्ट दिया था, और फिर जो रिमान सम वाला स्टाइल था हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन करके पार्टीशन करके छोटे छोटे पीसेस में कर्व को डिवाइड करके और एक छोटे पीस की लेंथ को अप्रॉक्सीमेट करते थे, और फिर हम उन अप्रॉक्सीमेशन को ऐड अप करते थे। फिर पीसेस की तादाद को हम बढ़ाते जाते थे जिससे हमारी एक्यूरेसी अच्छी होती जाती थी। और फिर जब नंबर ऑफ़ पीसेस इन्फिनिटी को अप्रोच करते थे तो हमें उससे एग्जैक्ट कर्व की लेंथ मिल जाती थी। तो आज के टॉपिक में हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का एरिया फाइंड करने में। अब इसमें सबसे पहले ये बात समझने का सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन होती क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले आप ये बात देखें, अगर आपके पास एक पॉइंट हो और उस पॉइंट को जब आप मूव करवाते हैं, जैसे ये मेरे पास डॉट है, इसे मूव करवाऊँ तो ये कर्व ट्रेस होती रही है ना। जब एक सिंगल पॉइंट मूव करता है तो वो कर्व ट्रेस करता है। अगर आप उस पॉइंट को मसलन मैंने एक लाइन के गिर्द घुमाएं, यानी पॉइंट का फ़र्ज़ करें लाइन से फासला 1 सेंटीमीटर का है, और आप वो 1 सेंटीमीटर का फासला रखते हुए उस पॉइंट को लाइन के गिर्द चक्कर लगवाएं, तो इससे आप जानते हैं कि सर्कल ट्रेस होगा जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप लाइन के गिर्द पॉइंट के बजाय एक लाइन सेगमेंट को मूव करवाएं, यानी ये एक मेरे पास फिक्स लाइन है, ये इसके गिर्द मैं अगर ये एक छोटी सी लाइन सेगमेंट को मूव करवाता हूँ, रोटेट करवाऊँ इस लाइन के गिर्द, तो मेरे पास एक छोटा सा जो है वो सिलेंडर टाइप की चीज़ ट्रेस होगी, जैसा ये आपके सामने है। यानी इसकी ये हाइट h है। अगर मैं इस तरह से ये लेंथ अगर इसकी h हो, यहाँ पर इसको फ़र्ज़ करें मैं h कह लेता हूँ, और इस h लेंथ के साथ मैं इसको अगर चक्कर लगवाऊँ, घुमाऊँ इस लाइन के गिर्द, तो ये जो चीज़ ट्रेस होगी ये आपके पास सिलेंडर होगा इस तरह का। और ये सिलेंडर की जो इसमें सिलेंडर की जो सरफेस ट्रेस होती है ये लेटरल सरफेस ट्रेस होती है। आप ये सिलेंडर देखिए, इसकी एक टॉप होती है, कि इसकी बॉटम होती है, कि इसकी साइड वॉल होती है, गोलाई वाली सरफेस। तो गोलाई वाली सरफेस को हम लेटरल सरफेस कहते हैं। तो ये जब आप इस लाइन सेगमेंट को इस स्ट्रेट लाइन के गिर्द चक्कर लगवाएंगे, घुमाएंगे, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसका और इस नीचे वाली लाइन का जो फासला है, फ़र्ज़ का ये r है ना, ये r है। जब आप इसको चक्कर लगवाएंगे तो ये इस तरह का सिलेंडर बनेगा जिसकी हाइट h होगी और उसका रेडियस r होगा। तो ये जो सरफेस बनी है सिलेंडर, यहाँ पर इस लाइन को घुमाने से ये हमारे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन का मतलब घूमना, यानी किसी चीज़ को घुमाने से जो चीज़ ट्रेस हो वो हमारे पास सरफेस है। जिस तरह से एक पॉइंट को मूव करवाने से पाथ ट्रेस होता है या कर्व ट्रेस होती है, इसी तरह से लाइन किसी कर्व को या किसी लाइन सेगमेंट को अगर आप मूव करवाते हैं तो उससे शीट ट्रेस होती है, सरफेस ट्रेस होती है। इसकी मिसाल बड़ी आसानी से आप समझते हैं, पेन है, उसकी निब अगर आप पॉइंटर को मूव करवाते हैं तो उसके चूँकि पॉइंट डॉट की तरह से होता है तो आपके पास कर्व ट्रेस होती है। अगर आपका कट वाला पेन हो तो उसका आगे जो नोक होती है वो एज बन जाती है ना, लाइन सेगमेंट की तरह से। उसे जब आप उससे लिखते हैं तो एक तरह से आप देखें तो शीट ट्रेस होती है। मोटे पेन के साथ, यानी कट वाले पेन के साथ अगर आप लिखेंगे या लाइन खींचेंगे तो वो एक शीट ट्रेस होगी, उसको हम सरफेस कहते हैं। तो इस तरह से ये है कि अगर आप पॉइंट को मूव करवाएं तो उससे कर्व ट्रेस होती है, अगर आप लाइन सेगमेंट को मूव करवाएं या आप किसी कर्व को ट्रेस करवाएं, मूव करवाएं, तो उससे सरफेस ट्रेस होती है। अब अगर मैंने ये जो लाइन थी, लाइन सेगमेंट, ये इस लाइन के पैरेलल रखा है जिसके गिर्द मैंने इसे घुमाना है, ये दोनों पैरेलल है तो ये सिलेंडर ट्रेस हुआ है। लेकिन अगर मैं यूँ कर लूँ कि जो मेरे पास फिक्स लाइन जिसके गिर्द मैंने घुमाना है, फ़र्ज़ करें वो लाइन ये वाली है, और जिसको घुमाना है फ़र्ज़ करें वो ये वाली है,
अब अगर मैं ये जो लाइन है इसको चक्कर लगवाऊंगा तो ये वाला पॉइंट तो इसी जगह रहेगा, ये वाला पॉइंट ये घूमेगा इस लाइन के गिर्द। तो अब इसका हर पॉइंट जो है ना अपने तौर पर आप यूँ समझे कि ये वाला पॉइंट एक सर्कल बनाएगा जिसका रेडियस इतना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला पॉइंट है, ये सर्कल ट्रेस कर जब घूमेगा तो इसका ये लाइन थोड़ी बढ़ जाती है, इसका जो रेडियस है वो यहाँ तक होगा जितना इस लाइन और इसके दौरान फासला है। तो इस लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट एक सर्कल ट्रेस करता है जिसका रेडियस उतना ही है जितना उस पॉइंट के इस लाइन से फासला है। तो जो पॉइंट इस लाइन से दूर है वो बड़े साइज़ का सर्कल ट्रेस करते हैं, जो करीब होते रहते हैं वो छोटे साइज़ का सर्कल ट्रेस करते हैं। यूँ समझिए ये सर्कल के साथ सर्कल जुड़ा हुआ है लेकिन सर्कल का रेडियस छोटा होता जा रहा है। इस तरह के सर्कल को जब आप आपस में जोड़ते चले जाते हैं तो ये आखिर में आपकी कोन बन जाती है। ये वाला पॉइंट चूँकि लाइन के ऊपर ही है, ये घूमेगा तो इधर ही रहेगा, ये कोई सर्कल उस तरह से नहीं बनाएगा। तो इस तरह से ये लाइन सेगमेंट जब आप इसको घुमाएंगे इस लाइन के गिर्द तो इससे आपकी कोन ट्रेस होती है। ये आपके सामने कोन की शेप बनी हुई है। तो इस तरह से मैंने आपको सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दे दिया कि वो किस तरह से बनती है। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में आपको पहले एक लाइन फिक्स करनी होती है जिसके गिर्द आप किसी दूसरी लाइन को या दूसरी कर्व को घुमाते हैं, चक्कर लगवाते हैं। और ये बात आपको बता दी कि पॉइंट को अगर आप मूव करवाते हैं तो वो कर्व ट्रेस करता है, और किसी लाइन सेगमेंट या आप किसी कर्व को मूव करवाते हैं तो उससे सरफेस ट्रेस होती है। तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली ये लोकस ऑफ अ कर्व है, यानी एक कर्व को आपने मूव करवाया वो जो पाथ ट्रेस करती जाती है वो पाथ एक्चुअली एक सरफेस बनता है जिसे हम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। इसके बाद अब हमें हमारा चूँकि टारगेट है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का एरिया फाइंड करना, तो सबसे पहले ये जो मैंने आपके सामने दो सिंपल एग्जांपल्स दिए हैं, एक सिलेंडर वाली और एक कोन वाली, हम इनका एरिया बगैर इंटीग्रेशन के डायरेक्ट वे से फाइंड करते हैं। उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे। अब आपके पास देखें ये एक सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर आप यूँ भी बना सकते हैं कि आपके पास कागज़ की शीट है ना, ये कागज़ उसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई वाले जो एज है दोनों इनको आप आपस एक दूसरे से मिलाओ तो ये एक सी गोल सी चीज़ बन जाएगी इस तरह की, तो ये सिलेंडर बन जाता है। और उस ज़ाहिर उस सिलेंडर की जो गोलाई की लंबाई होगी वो उतनी होगी जितना ये इसका लॉन्ग एज है, और इसकी ये जो हाइट है वो चूँकि आपने इस एज को इस एज से मिलाया है तो इसलिए इसकी हाइट ये छोटा एज बनेगी, यानी ये एच इस सिलेंडर की हाइट बनेगी, और जितनी ये लंबाई है ये लंबाई इसकी गोलाई बनेगी। और गोलाई अगर ये सर्कुलर है तो यूँ समझो कि ये जो लंबाई है उस सर्कल का पेरीमीटर है, उस सर्कल की गोलाई जो है ना उसे पेरीमीटर कह लें या उसे सरकमफ्रेंस कह लें। और सर्कल का सरकमफ्रेंस आप जानते हैं 2πr होता है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आप ऐसे कर लें, या इसको अदर वे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का सिलेंडर हो और आप उसे बीच में से यूँ काट दें, काटने के बाद जब आप उसे फैलाएंगे तो वो इस तरह की शीट बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितना एरिया इस शीट का है उतना ही एरिया इस सिलेंडर की गोलाई लेटरल सरफेस का, ये जो गोलाई वाली वॉल है सरफेस है, इसका एरिया और इस शीट के एरिया बराबर है। अब आप देखें इस शीट की चौड़ाई, ये शीट रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया फाइंड करना आसान है, लेंथ इनटू विड्थ। तो इस तरह से जो एरिया इस शीट का होगा वही हम कहते हैं वो एरिया इसकी लेटरल सरफेस का है। अब आप देखें कि हम लिंक हम पहले भी खैर कर चुके हैं, जो जितनी सिलेंडर की हाइट है वो इस शीट की हाइट है ना, और जितनी सिलेंडर की गोलाई है वो इस शीट की लंबाई है। इस शीट का एरिया बनता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो 2πr इंटू एच, तो इस शीट का एरिया बन गया 2πrh। इसका मतलब ये है कि इस सिलेंडर का भी जो एरिया है इसकी लेटरल सरफेस का वो 2πr इंटू एच बनता है। ये उसने यहाँ पर इसको आपको शो कर दिया। लेटरल सरफेस के एरिया का फार्मूला क्या है सिलेंडर का, 2πrh। अब हम चलते हैं कोन पर, कोन का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं। कोन से पहले सेक्टर का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेक्टर आप जानते हैं कि अगर आपके पास ये एक सर्कल हो, ये मुझसे सर्कल सही नहीं बना, ये इसका सेंटर है, सेंटर को से आप दो रेडियल लाइन खींचें जो सर्कल से उसको ज्वाइन कर लें। ये जो दो रेडियल लाइन है इसके दरमियान ये जो जगह आती है ये सारी, ये जितनी भी बन रही है ये सेक्टर कहलाती है, ठीक है।
और ये जो एंगल बनता है दोनों रेडियल लाइंस के दरमियान, ये वाला ये सेक्टर एंगल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से, सॉरी मैं दोबारा बनाता हूँ। ये मेरे पास एक सेक्टर बन गया और ये इसका सेक्टर एंगल कहलाता है, ये हमेशा याद रखें। तो सेक्टर एंगल को अगर मैं थीटा कह दूं और इसका जो रेडियस है ये वाला, इसको मैं अगर आप चले फ़िलहाल मैं यहाँ इस रेडियस का नाम एल रख देता हूँ, या चलिए आर ही रखते फ़िलहाल। तो ये रेडियस है, ये आपका सेक्टर बन जाता है ना। तो आप ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो आपके पास सेक्टर बना है, इस सेक्टर के एरिया क्या होता है। यहाँ दो रूल इस्तेमाल होने, दोनों का आपको पहले से पता है। सेक्टर का एरिया होता है, एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर और साथ एंगल, हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर और सेक्टर का एंगल। ये बेसिकली सेक्टर के एरिया का फार्मूला है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये जो सेक्टर की आर्क बनती है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम आमतौर पर एस कह देते हैं। आप जानते हैं इसकी जो एस है ये आपके पास होती है आर थीटा के बराबर, आर थीटा। तो ये आपका सेक्टर की जो ये आर्क है इसकी लेंथ कितनी है वो आपने बता दिया और सेक्टर के एरिया का फार्मूला बताया। अब यहाँ से आप बड़ी आसानी से एक और बात समझ सकते हैं, ये थीटा अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो थीटा को 2 पाई कर दे तो ये सेक्टर पूरा सर्कल बन जाएगा। तो थीटा को 2 पाई करने से पूरा सर्कल, और अब अगर आप यहाँ थीटा की जगह 2 पाई रखें तो आप देख सकते हैं कि एरिया आपका पाई आर स्क्वायर हो जाता है और एस ये 2 पाई आर हो जाता है। यानी वही फार्मूले जो आप पहले से जानते हैं कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और सेक्टर का जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर होता है। वो इन दोनों से थीटा की जगह 2 पाई लगाने से, यानी पूरे सर्कल के एंगल लगाने से आप ये दोनों चीज़ें बना सकते हैं। इसमें ये बात नोट करें कि इसमें एंगल हम हमेशा रेडियन वाला यूज़ करते हैं, इस वजह से हम 2 पाई लगाएंगे, 360 डिग्री नहीं लगाएंगे। तो जब आपको सेक्टर का तारुफ हो गया, सेक्टर की एरिया का फार्मूला आ गया और ये आर्क लेंथ का फार्मूला आ गया, अब कोन जो है इसकी सरफेस का एरिया फाइंड करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। कोन पहले मैं आपको बता चुका कि ये कैसे बनती है, यानी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कैसे बनती है। अब इसका सरफेस एरिया के लिए अगर आप इस कोन का ये कोन है ना, ये जो कॉर्नर वाली साइड इसको यहाँ इसके इस दूसरे एज से ज्वाइन करें स्ट्रेट लाइन से, और यहाँ से आप इसे काट दें। जब आप इसे काट के फैलाएंगे तो ये इसकी शक्ल ये सेक्टर की बनेगी। जिस तरह से सिलेंडर को हमने काट के फैलाया था तो वो रेक्टेंगुलर शीट बनी थी, कोन को अगर आप काट के फैलाएंगे तो ये शीट बनेगी इस तरह की, और ये बेसिकली क्या बनता है, सर्कुलर सेक्टर बनता है। और इस सेक्टर में क्या होता है, ये जो कोन है इसकी टॉप का ज़ाहिर ये गोलाई में है ना, इसका रेडियस फर्ज करें ये आर है, तो और इसकी जो स्लांट हाइट है इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, इसको आप एल कह लें। जब आप इसे फैलाएंगे सेक्टर बनाएंगे तो उससे ये जो चीज़ है ये वाला ये लेंथ, ये आपकी लेंथ ये वाली बनती है इधर, और ये जो गोलाई है जब आप इसे काट के फैलाएंगे तो गोलाई वाली लंबाई आपकी ये वाली लंबाई बनती है इस तरह से। इसका मतलब ये जो सेक्टर बना है इसकी ये जो आर्क लेंथ है इस आर्क की वो 2 पाई आर है, क्योंकि वो जितनी इस कोन के इस फेस की गोलाई है वही गोलाई उतनी लंबाई यहाँ आएगी, और जितनी इसकी स्लांट हाइट है, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स रहेगा ना, ये तो सिंगल एक पॉइंट है, फैलाने से ये पॉइंट ही रहेगा, इसलिए बेसिकली इस पॉइंट से इस दूसरे एज तक का फासला एल है, तो ये इस पॉइंट से एज तक का फासला एल रहता है। तो अब आप ये देखिए एक सेक्टर है जिसका रेडियस एल है, तो उसका एंगल आपके पास थीटा है और ये उसकी 2 पाई आर है। तो अब हमें इसके एंगल का नहीं पता कि ये एंगल कितना है, तो अब ये आपके पास एस इक्वल टू आर थीटा, इस फार्मूले में अगर आपको 2 चीज़ें दी हूँ तो आप तीसरी चीज़ बना सकते हैं।
यानी अगर आपको आर्क लेंथ दी हो और रेडियस दी हो तो आप थीटा फाइंड कर सकते हैं, आर थीटा दी हो तो एस फाइंड कर सकते हैं, एस थीटा दी हो तो आप आर फाइंड कर सकते हैं। तो इस सेक्टर में क्योंकि हम कोन का सरफेस एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कोन हमें दी हुई है, कोन के दिए होने का मतलब ये कि हमें एल भी दिया हुआ है और उसका ये रेडियस भी दिया हुआ है। तो एल और आर हमें नोन है। जब हमने इसे फैलाया है तो हमें ये एंगल हमारे लिए अननोन है कि ये एंगल कितना है। अलबत्ता एल और आर नोन है, तो जब ये दो चीज़ें नोन हो तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूले से। इस फार्मूले से आपका थीटा बनता है एस ओवर आर, यानी आर्क लेंथ ओवर उसका रेडियस। तो हमारे पास ये कोन के केस में जो ऊपर आर्क लेंथ है वो 2 पाई आर है और जो रेडियस है वो एल है। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू आ जाती है 2 पाई आर ओवर एल। अब ये आपको पहले सेक्टर का एरिया का फार्मूला लिखे, जैसे ये था हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू एंगल। तो यहाँ इस सेक्टर का रेडियस एल है तो हाफ इंटू एल स्क्वायर थीटा, ये एरिया का फार्मूला आ गया। अब इसमें थीटा की जगह थीटा की वैल्यू डालें, जैसे ये जो बताइए 2 पाई आर ओवर एल। जब आप ये डालेंगे सिंपलीफाई हो के आपके पास एरिया का ये फार्मूला बन जाता है पाई आर एल। तो इस तरह से कोन की जो लेटरल सरफेस है उसके एरिया का फार्मूला क्या हुआ, पाई इंटू कोन रेडियस इंटू कोन की स्लांट हाइट। तो इस तरह से हमने ये जो कोन है इसके एरिया का भी एक फार्मूला बना लिया। अब ये है कि अगर मेरे पास फ्रस्टम हो, फ्रस्टम कहते हैं इसको, जैसे ये वाली है, आपके पास एक कोन थी पूरी, आपने उसे पीछे से इसके कॉर्नर वाली साइड से काट दिया, तो ये जो चीज़ बनी है कोन का फ्रस्टम कहलाता है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये बड़ी सादा सी बात है कि आप ये जो बड़ी कोन है इसका सरफेस एरिया ले लें, फिर ये छोटी कोन का सरफेस एरिया ले लें और बड़ी कोन के सरफेस एरिया में से छोटी कोन की जो सरफेस एरिया वो माइनस कर देंगे तो आपके पास इस पीस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और ये आप देखें किस तरह से बनेगा। फ़र्ज़ करें हमें तो सिर्फ ये दिया हुआ है, ये वाला हिस्सा ना, तो इसकी जो स्लांट हाइट है फ़र्ज़ करें वो एल है, इसकी बेस का रेडियस R1 है। पीछे जो कोन पड़ी तो उसका बेस रेडियस 0 था क्योंकि वो सिंगल पॉइंट था। अब इसका बेस रेडियस जो है वो R1 है और इसकी टॉप का रेडियस R2 है। चैलेंज हमारे लिए कि हमने इसको ये जो फ्रस्टम बना है कोन का एक पीस है, ऊपर से का हिस्सा एक बना हुआ कटा हुआ, इसकी वॉल साइड वॉल का या लेटरल सरफेस का एरिया हमें चाहिए। तो तरीकाकार वही जैसे पहले बताया, पहले हम बड़ी कोन का एरिया लेते हैं। तो हम पढ़ चुके पाई आर एल फार्मूला था, यानी टॉप का रेडियस और उसके स्लांट लेंथ हाइट ना। तो अब फ़र्ज़ करें कि अगर मैं ये जो कोन मेरे पास फ्रस्टम है इन लाइनों को मैं पीछे बढ़ा दूं तो ये किसी जगह पे जाके मीट करेंगी ना। जब ये मीट करेंगी तो इस तरह से मेरे पास इसकी टोटल एक लेंथ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें ये ओरिजिनल लेंथ थी और पीछे बढ़ाने से जो नई लेंथ आई वो L1 है। तो इस तरह से इस पूरी कोन की जो लेंथ बन गई स्लांट लेंथ वो L + L1 बन गई। इसकी रेडियस R2 है, इसके एरिया का फार्मूला बनेगा पाई इंटू R2 इंटू ये टोटल लेंथ L + L1। तो ये देखें ये इस बड़ी कोन का आपके पास सरफेस एरिया है उस फार्मूले से जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आप छोटी कोन पे चले जाएं, ये वाली, इसकी जो ये लेंथ है स्लांट लेंथ L1 है, इसका रेडियस R1 है। इसका अगर मैं इस कोन को समझ लूँ तो इसका सरफेस एरिया बनेगा पाई R1 L1। तो ये आपका आ गया पाई R1 L1। इसको सिंपलीफाई कर लें तो ये आपके पास बेसिकली उसका एरिया आ गया। लेकिन अब इसमें इशू ये है हमें तो सिर्फ ये दिया हुआ, हमें R1 R2 और L दिए हुए हैं। L1 तो हमने खुद से यहाँ पे डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हमारे इस फार्मूले में L1 आ रहा है ना, तो हमें L1 को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। तो L1 को एलिमिनेट करने के लिए हम ये एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी का। ये देखिए आपके पास ये एक राइट ट्रायंगल ये वाली बनती है, ये एंगल यहाँ 90 का होगा, ये और ये वाली ना, ये राइट ट्रायंगल ये कि इसकी बेस R2 है और इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये वाला L + L1 है। एक ये छोटी ट्रायंगल है जिसका ये R1 है और ये L1 है, और ये दोनों ट्रायंगल देखिए सिमिलर हैं क्योंकि इनका ये एंगल आपके पास सेम है। जब सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ्स की रेशोज बराबर होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों ट्रायंगल्स की बेसिस की रेशो लें और हाइपोटेन्यूज की रेशोज लें तो वो रेशोज आपस में बराबर होंगी। दूसरे लफ्ज़ों में
L1 और L लें तो बराबर होगा, या हाँ यूँ भी आप कर सकते हैं, या आप ये समझ लें एक ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और बेस की जो रेशो है वो दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और बेस की रेशो के बराबर होगी। तो छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज L1 है, बेस R1 है, तो L1 ओवर R1 लेंगे तो ये वही होगी जो बड़ी ट्रायंगल के लिए ये रेशो, बड़ी ट्रायंगल के लिए ये रेशो बनती है L1 + L ओवर R2। इस तरह से L1 ओवर R1 इज इक्वल टू L1 + L ओवर R2। यहाँ से आप L1 की वैल्यू फाइंड कर लें रीअरेंज करके, और वो L1 की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में डाल दें तो आपके पास इस फ्रस्टम का एरिया, सरफेस एरिया आ जाता है। तो ये एरिया हमने जब देखा तो ये हमारे पास आ गया है 2 पाई R, हाँ ये आ गया, यहाँ से L कॉमन ले लिया आपने तो अंदर R1 + R2 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा R1 + R2 ओवर 2, साथ यहाँ 2 भी आ जाएगा। ये जो R1 + R2 ओवर 2 इसको जगह R लगा दें तो इस तरह से आपके पास ये A इज इक्वल 2 पाई RL आ गया, और R क्या है, बेस रेडियस और टॉप रेडियस की एवरेज है, R1 + R2 की एवरेज है। तो यूँ आपका फ्रस्टम के सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बना फिर कि 2 पाई इंटू ये स्लांट लेंथ इंटू ये बेस रेडियस और टॉप रेडियस की एवरेज, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फ्रस्टम का एरिया का फार्मूला आ गया। अब ये हमारे लिए बड़ा यूज़फुल होगा। अब हम देखें, अब मुझे अगर किसी मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं जनरल केस पे जाता हूँ, मसलन मेरे पास एक कर्व है जो कि ये वाली, जैसे ये ट्रेस की ना टॉप पर जिसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास कर्व है। अब मैं इसको इस एक्स एक्सिस के अबाउट मैं इसे रिवॉल्व करवाता हूँ तो इससे जो सरफेस जनरेट होगी वो आपके सामने है, और इसका हर पॉइंट जो है ना एक सर्कल, मसलन ये पॉइंट लें तो ये वाला सर्कल जनरेट करेगा, ये वाला पॉइंट लें तो ये वाला सर्कल जनरेट करेगा, ये पॉइंट लें तो ये सर्कल, ये लें तो ये सर्कल। तो बेसिक एक्चुअली तो ये कि इस कर्व का हर पॉइंट एक सर्कल जनरेट करता है, तो चूँकि पॉइंट के साथ पॉइंट जुड़ा हुआ है तो सर्कल के साथ सर्कल जुड़ा होगा, तो इस तरह से ये पूरी सरफेस ट्रेस हो जाती है, यानी ये इसमें कोई गैप नहीं आता। तो ये तो रियल सरफेस है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें कर्व्ड है, इसका डायरेक्ट सरफेस एरिया फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट करते हैं, हम वही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं जो हमने आर्क लेंथ के लिए की थी, कि हम इस कर्व को, ये जो कंटिन्यूस कर्व है, स्मूथ कर्व है, हम इसे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे। यानी अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर्व है तो मैं इस पर को मसलन मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, मैं असल कर्व के लिए लाइन सेगमेंट ले लिया। इस तरह से मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया तो असल कर्व की बजाय मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया, इस तरह से यहाँ ले लिया, ये है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरी कर्व को छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स में बांट देते हैं, यानी चंद फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लेके उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास वो लाइन सेगमेंट आ जाता है। तो लाइन सेगमेंट का लेंथ फाइंड करना आसान है डिस्टेंस फार्मूले से। हम फिर क्या कहते हैं, आप पीछे आर्क लेंथ पे हमने यही काम किया था कि जो वो लाइन सेगमेंट जिस कर्व के साथ जुड़ा हुआ था, यानी उस ये जो छोटा सा पीस कर्व का बनता है, इसकी लंबाई हम कहते थे अप्रॉक्सीमेटली वही है जो इस लाइन सेगमेंट की है। तो बहरहाल ये था कि ये लाइन सेगमेंट्स हम लगाते जाते थे, फिर बाद में हम जो नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स हैं उनको बढ़ाते जाते थे, तो इससे हमारी जो अप्रॉक्सीमेशन थी वो ज़्यादा अच्छी होती जाती थी। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं, हम कर्व को कुछ लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, हम उस लाइन सेगमेंट को रिवॉल्व करवाते हैं, उससे फ्रस्टम बनेगा। फ्रस्टम के एरिया का फार्मूला हम बना चुके हैं। तो इस तरह से तमाम लाइगमेंट सेगमेंट से बनने वाले फ्रस्टा का जो एरियाज़ हम उन्हें ऐड अप कर लेंगे तो वो हमारे पास इस सरफेस का अप्रॉक्सीमेट एरिया आ जाएगा। फिर जब हम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर बढ़ाएंगे या नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे या हर लाइन सेगमेंट की लेंथ को हम छोटा करते चले जाएंगे, तो ये जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एरिया आया था ये एग्जैक्ट एरिया के करीब से करीब तर होता चला जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अब आप ये देखिए, अब हम पहले हम सिंगल लाइन सेगमेंट के साथ अपने एक्सप्रेशन बनाते हैं, उससे जो फ्रस्टम जनरेट हो तो उसका फार्मूला बनाते हैं। फिर हम तमाम लाइन सेगमेंट से बनने वाले जो फ्रस्टा हैं उनके एरियाज़ बना के उन्हें ऐड अप करेंगे। तो फ़र्ज़ करें ये मेरे पास कर्व थी, ये मैंने एक जनरल एक पॉइंट पी आई ले लिया, एक पॉइंट पी आई -1 ले लिया,
और इनको कर्व लेने के बाद मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया, तो ये जो लाइन बनती है इसकी लेंथ फर्ज करें ये l है। अब अगर आप इस लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन को रिवॉल्व करवाएंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये फ्रस्टम बनेगा जैसे हम पीछे देख चुके हैं। और इस फ्रस्टम का जो रेडियस है, अब मसलन ये pi-1 है, यहाँ पर अगर आप इसका रेडियस देखें तो वो क्या बनेगा, वो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से फासला यानी ये हाइट है। और ये हाइट आप जान सकते हैं, ये हाइट बेसिकली इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट को हम yi-1 कहते हैं। इसी तरह से जो pi पॉइंट है ये इस फ्रस्टम की दूसरी साइड है, इसका रेडियस जो है वो ये लेंथ बनती है, और ये बेसिकली जो लेंथ है ये इस pi का वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से हमारे पास पीछे जो बेस रेडियस था उसको वो yi-1 बन गया, और जिसका टॉप रेडियस है वो हमारे पास yi आ गया। तो हम इस फ्रस्टम का फार्मूला पढ़ चुके हैं, 2 पाई इंटू एवरेज ऑफ द रेडियाई इंटू इसकी ये स्लांट लेंथ, तो ये 2 पाई आ गया। ये साथ इसकी जो बेस रेडियस yi-1, टॉप रेडियस yi, उसकी एवरेज आ गई, और ये l आ गई। l बेसिकली हमारा ये स्लांट लेंथ है, ये चीज़ आ गई। अब ये बात हम पीछे बना चुके हैं कि ये जो लेंथ है हमारी डिस्टेंस फार्मूले से, बल्कि पीछे हम आर्क लेंथ भी ये ड्राइव कर चुके हैं कि pi-1 से pi तक की जो लेंथ है उसका ये एक्सप्रेशन बनता है। और xi स्टार क्या है, दिस इज एनी पॉइंट बिटवीन xi-1 और xi, यानी इन दोनों के दरमियान ये कोई पॉइंट आता है जो हमने यहाँ लिया। तो अब डेल्टा x इसमें स्मॉल है। अब जब आप इसको ऐसा करेंगे, ये जो गैप है यानी ये जो लेंथ है बेसिकली pi-1 का x कोऑर्डिनेट या xi-1 है, pi का xi है, तो इन दोनों के दौरान जो ये एक इंटरवल बन जाता है ना, इस इंटरवल की लेंथ को हम डेल्टा x कह रहे हैं, या xi-1 को हम डेल्टा x कह रहे हैं। जब आप डेल्टा x को छोटा करेंगे तो ये pi और pi-1 एक दूसरे के करीब आएंगे। जब जितने जितने करीब आते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि इनकी जो हाइट्स हैं वो भी तकरीबन बराबर हो जाएंगी। जब ये pi-1 को अप्रोच करेगा तो दोनों पॉइंट्स की हाइट अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो दरमियान वाला पॉइंट xi स्टार जो हमने यहाँ लिया हुआ है, वो आप उस xi स्टार को आप xi-1 भी ले सकते हैं फिर, क्योंकि इंटरवल की विड्थ तो 0 को अप्रोच कर छोटी हो जाएगी, तो आप उस xi स्टार की जगह xi-1 भी यूज़ कर सकते हैं, और आप उसकी जगह xi भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपके पास ये आ जाता है, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, तो आपके पास जो yi है ये f ऑफ xi आ गया। तो xi जो है आप इसको अप्रोक्सीमेटली इस साइड को वही कह सकते जो xi स्टार पर वैल्यू है। तो यूँ आपके पास ये जो xi स्टार था ये बेसिकली पॉइंट था दोनों एंड्स के xi-1 xi के दरमियान। जब डेल्टा x छोटा होगा तो आप ऐसे समझें कि xi स्टार को आप xi-1 भी कह सकते हैं, xi भी कह सकते हैं। इसका मतलब जो xi स्टार पर फंक्शन वैल्यू है, हाइट है, वही हाइट आप बेस रेडियस की भी ले सकते हैं, वही हाइट आप टॉप रेडियस की भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं फिर, हम जो बेस रेडियस yi-1 उसकी जगह भी f ऑफ xi स्टार लगा देते हैं अप्रोक्सीमेटली, और जो टॉप रेडियस yi है उसको भी f ऑफ xi स्टार लगा देते हैं। इस तरह से हमारे पास जब आप ये जो ऊपर हमने फार्मूला बनाया है yi-1 की जगह भी f ऑफ xi स्टार, इसकी जगह भी ये ऐड होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू f ऑफ xi स्टार हो गया। और ये जो लेंथ है ये हम ऊपर बना चुके हैं ये वाली, तो इस तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ये जो फ्रस्टम था, अगर ये डेल्टा x बहुत स्मॉल हो तो इस फ्रस्टम के एरिया को आप इस एक्सप्रेशन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अब हमारे पास तो इस तरह के कई फ्रस्टा बनेंगे, क्योंकि हमने पूरी कर्व को ऐसे छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर लाइन सेगमेंट से जनरेट होने वाला फ्रस्टम उसका एरिया लेंगे और हम उन्हें ऐड अप करते जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये उसकी सुमेशन आ गई। हमारे पास n पीसेज हैं, फ़र्ज़ करें i1 to n हो गया, तो ये इस तरह से ये ith पीस था उसका सरफेस एरिया है। तो जब i1 to n करेंगे तो तमाम पीसेस का ये सरफेस एरिया आ गया। अब इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास उसका एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। इस तरह से इस एक्सप्रेशन पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट एरिया आ गया। इसको जब आप इंटीग्रल की शक्ल में लिखेंगे तो ये आपके पास ये जो समेशन और लिमिट है, इस इंटीग्रेशन का साइन आ गया।
फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो डोमेन थी ए से बी थी, तो एफ ऑफ एक्स आई स्टार की जगह एफ ऑफ एक्स आ गया, यहाँ पर एफ प्राइम एक्स आई स्टार की एफ प्राइम एक्स आ गया। तो ये आपके पास सरफेस एरिया का फार्मूला बन गया। इसको नीचे बॉक्स में उसने दोबारा से लिख दिया कि एस इज इक्वल टू ए टू बी 2 पाई एफ ऑफ एक्स। और ये आपके पास बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है, ये अगर आप देखें तो ये आपका डी एस है, पीछे 8.1 में आप कर चुके हैं, ये डी एस है, इसे आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यूँ आपके पास फार्मूला बना। अब इस फार्मूले को ध्यान से देखें ज़रा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इंटीग्रेशन जो भी आपको कर्व दी, मतलब मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है और इसकी डोमेन ए से बी इंटरवल क्लोज इंटरवल पर ये डिफाइंड है। इस कर्व को मैं एक एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रिवॉल्व करवाऊंगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो मेरे पास उस बनने वाली सरफेस के एरिया का ये फार्मूला बनता है। तो इंटीग्रेशन में लिमिट्स यही हैं जो इस इंटरवल की हैं। इंटीग्रैंड के अंदर 2 पाई लगाना है, वो फार्मूले से आया है। एफ ऑफ एक्स ये वाला फंक्शन है और आगे स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस इस एफ का डेरिवेटिव, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट और साथ डी एक्स है। अच्छा, यहाँ पर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो इस तरह से ये आपके पास सरफेस एरिया का फार्मूला बन गया। अगर आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन x फंक्शन ऑफ y हो और आप उसे रिवॉल्व करवाओ अबाउट y एक्सेस, तो फिर ज़ाहिर यहाँ आपके पास f ऑफ y आ जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन है इसमें आपके पास चॉइस होती है, चाहे यहाँ f ऑफ x हो चाहे यहाँ f ऑफ y हो। इंटीग्रेशन में आप इसे x के लिहाज से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप इसे y के लिहाज से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ds जो होता है उसमें आपके पास ये ऑप्शन होती है। ये उसने यहाँ पर आपको ये देखें, ये उसने ये कर दिया। एफ ऑफ एक्स आपका y था ना, तो यहाँ उसने क्या कर दिया है, अगर आप ऐसा समझते हैं कर्व वही है लेकिन आप उसको x एज ए फंक्शन ऑफ y लेते हैं, कर्व वही हो लेकिन x फंक्शन ऑफ y के तौर पर अगर आप लेते हैं, तो फिर आप इसमें जो इंटरवल है इंटीग्रेशन की लिमिट्स फिर आपकी y वाली हो जाएंगी। ठीक है, x फंक्शन ऑफ y लेने में ये है फिर कि आप इसको जो ds है, इसको आपको पता है ds तो बेसिकली होता है ds इज इक्वल टू, या पीछे पढ़ चुके हैं, ds इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई स्क्वायर। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें से डी एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा d1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, जैसे ये ऊपर था। और अगर आप अंदर से डी वाई कॉमन लेंगे डी वाई स्क्वायर, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर, यानी ये चीज़ बन जाएगी। और डी वाई स्क्वायर बाहर आके रूट के बाहर आके डी वाई बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस इंटीग्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स करते हैं, एक्स के लिहाज से या वाई के लिहाज से। लेकिन ये जो कर्व रेवोल्यूशन है, यानी रिवॉल्व जो आपने करा वो एक्स एक्सिस के अबाउट ही रिवॉल्व करवाया है और ये कर्व वाई ही रहेगी। लेकिन इंटीग्रेशन में आप दोनों तरह से कर सकते हैं, चाहे एक्स की लिमिट्स लें चाहे वाई की लिमिट्स लें। ये उसने आखिर में ये लिख भी दिया है। अलबत्ता अगर आप रिवॉल्व करवाते हैं अबाउट वाई एक्सिस फॉर रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस, तो ऐसी सूरत में आपके इस y की जगह x आ जाएगा। वजह यह है कि जब आप x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाते हैं तो आपका रेडियस y कोऑर्डिनेट बनता है। जब आप y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाएंगे तो आपका रेडियस x कोऑर्डिनेट बनेगा। इस वजह से यहाँ पर x आया है। तो अब आप यहाँ देखें, ये उसने दो फिगर्स आपके सामने बना दिए हैं। यहाँ आपने रोटेशन अबाउट x एक्सिस है, तो जो रेडियस है वो हाइट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है ना, y कोऑर्डिनेट बनता है। जब आप उसको y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाते हैं तो किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बेसिकली डिस्टेंस है, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट बनता है। इस वजह से फिर आप फार्मूले में यहाँ x इस्तेमाल करेंगे। अब ये एग्जाम्पल है, ये आपका कर्व है, ये इंटरवल है और आपने ये कर्व बेसिकली इस सर्कल का आर्क बनता है। ये सर्कल है, इसका आर्क ये कर्व बनती है। आपने इसका जो इसको रिवॉल्व करवाना अबाउट एक्स एक्सिस, इस आर्क को, सिर्फ इतने आर्क को, और इससे जो सरफेस जनरेट होती है उसका सरफेस एरिया बताना। तो फार्मूला वही है। आपको चूँकि देखें फार्मूले में डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है,
तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ये y था, इसका dy ओवर dx फाइंड कर लिया, वो ये आ गया। अब आपके पास s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट्स, ये आप x के लास्ट से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लिमिट्स -1 to 1 आ गई, 2 पाई y, चूँकि रोटेशन अबाउट x एक्सिस है, यहाँ 2 पाई y आएगा y, और ये आपके पास जनरल फार्मूला, y की जगह आप ये डाल दें 4 - x² का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर dy और dx की ये एक्सप्रेशन लगा दिया। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन की टेक्निक से आप पीछे पढ़ चुके हैं, कर करा के आपके पास 8 पाई आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। आप दूसरी एग्जांपल देख लें, पैराबोला है आपके पास y = x², और आपके पास 1 से लेके 2 4 तक, इसका मतलब कि x की जो वेरिएशन 1 से 2 तक है, y की वेरिएशन 1 से 4 तक है। वो कहते हैं इसे रोटेट किया उसने अबाउट y एक्सिस, आपने सरफेस का एरिया फाइंड करना है। तो यानी पैराबोला का ये इतना पीस है, 1 से लेकर 2 4 तक ना, इतना हिस्सा है, इसको आपने y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करवाया है। तो हमारा जनरल फार्मूला ये बन गया, s = 2 पाई x ds, क्योंकि रेवोल्यूशन अबाउट y एक्सिस, तो यहाँ x आएगा। अब ds की बात है, ds में आपके पास चॉइस है, आप ये इसको डिफरेंशियल ऑफ x की शक्ल में लिखते हैं या डिफरेंशियल ऑफ y की शक्ल में। तो यहाँ पहले वो इसको x के लिहाज से कर रहा है, फिर उसको y के लिहाज से करता है। मसलन अगर आप यहाँ पर ये इसको dx के हिसाब से करते हैं इंटीग्रेशन, तो आपकी इंटीग्रेशन लिमिट्स x वाली होंगी, और x की वेरिएशन देखिए ये आपकी लिमिट्स 1 से लेके 2 तक, ये x की लिमिट्स हैं। तो ये जो इनिशियल पॉइंट उस पर x1 है, फाइनल पॉइंट पे x2 है, तो ये x की लिमिट्स आ गई। यहाँ पर dy x² था, dy और dx 2x आ गई, यहाँ 2x लगा दें, और इस सारे को आप इंटीग्रेट कर लें, सब्स्टिट्यूशन से उसने किया हुआ है, सारा काम आप खुद कर सकते हैं। ये उसका फाइनल आंसर आ गया। दूसरी ऑप्शन ये कि आप इंटीग्रेशन y के लिहाज से करें यहाँ पर, तो फिर ये डेरिवेटिव उलट जाएगा, dx और dy हो जाएगा। तो ये उसने ज़ाहिर है, इसके लिए आपको x एज ए फंक्शन ऑफ y बनाना पड़ेगा। तो ये y = x² था, यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड कर लें, x आएगा +- y का स्क्वायर रूट। तो चूँकि x आप सिर्फ राइट साइड पर हैं, इसलिए आप इसका पॉजिटिव साइन वाला एक्सप्रेशन ले लेंगे, नेगेटिव को छोड़ देंगे। x आपके पास आ गया y का स्क्वायर रूट, यहाँ से dx ओवर dy ले लिया, और उसके बाद आप ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में डालेंगे, ds को आप डिफरेंशियल ऑफ y की शक्ल में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर सारे एक्सप्रेशन डाल के आप लिमिट्स आपकी y वाली इस्तेमाल होंगी, y की लिमिट्स 1 से 4 तक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें, यहाँ उससे सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर ले, उससे लिमिट्स फर्दर चेंज हो जाती हैं। बहरहाल आंसर आप देखो तो आपको वही आता है जो पहले वाला था। अच्छा, अब इसी तरह से तीसरी एग्जांपल है, आपके पास फंक्शन है y = ex, इंटरवल 0 से 1 है, रिवॉल्व आपने अबाउट x एक्सिस करवाना है। फार्मूला आपका जो है, अब आप इंटीग्रेशन अगर x के लिहाज से करते हैं, तो फिर ये लिमिट्स x वाली 0 to 1, 2 पाई y आ गया, y इसी वजह से कि रेवोल्यूशन रोटेशन अबाउट x एक्सिस है, ये ds एक्सप्रेशन आ गई। यहाँ सारी वैल्यूज़ डाल के जैसे पहले आपने की थी, ये इंटीग्रेशन आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बने। इसमें असल बात ये होती है कि ये इंटीग्रल सेटअप करना, इंटीग्रल बनाना। इंटीग्रल बनाने में दो बातों का आपने ख्याल रखना है, एक तो ये कि रोटेशन अबाउट x एक्सिस है या y एक्सिस है, उस हिसाब से आपने यहाँ चूज़ करना है। अगर जिसके अबाउट रोटेशन हो दूसरा कोऑर्डिनेट यूज़ करना है। अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो तो यहाँ y लगाना है, y के अबाउट रोटेशन हो तो यहाँ x लगाना है। ये जो ds है ये आपकी मर्ज़ी है, आप ds को x डिफरेंशियल और y फंक्शन ऑफ x बनाते हैं या x फंक्शन ऑफ y बनाते हैं। बेहतर ये होता है कि वो एक्सप्रेशन बनाएं जो निस्बतन सिंपल हो, जिसमें इंटीग्रेशन करनी आसान हो। अब मसलन पीछे देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो पिछली एग्जांपल थी, इसमें शायद ये वाली में y = x² था, डेरिवेटिव भी सिंपल था, तो आपके पास निस्बतन चीज़ें सिंपल थी। लेकिन जब आप x को फंक्शन ऑफ y बना तो आपका स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट में थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती हैं। बहरहाल ये डिपेंड करता है, समटाइम सिंपल भी होती हैं। तो ये है कि आप वो तरीका इख्तियार करें जिसमें आपको इंटीग्रेशन करनी आसान लगती हो। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि इंटीग्रेशन के ज़रिए सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन के एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब आप ये देखें कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के बगैर एक कर्व्ड सरफेस का एरिया एग्जैक्टली मेजर करना, एक्सपेरिमेंटली आप मेजर भी करना जो तो आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये मैथमेटिक्स की स्ट्रेंथ है कि आप इसके ज़रिए कर्व्ड सरफेस का एरिया बड़ी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।